हेलो मेरे दोस्त, आज इस छोटी सी वीडियो में हम बातचीत जो 12 क्लास के हिंदी के पहला चैप्टर है बातचीत, वो से संबंधित क्वेश्चन को कम समय में रिवीजन के तौर पर हम देखने वाले हैं। ये वीडियो के बाद मेरा दावा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हालांकि ये वीडियो हम थोड़ी फास्ट करेंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर पर। देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को समझने से पहले हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया पाठ सारांश और लेखक परिचय, ये दो भागों में बांटते हैं। ये बात सही है मेरे दोस्त कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की कहानी जानने से पहले हमें उस व्यक्ति के स्टेटस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक से हमें ये रियलाइज नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति हमसे कहीं ना कहीं ऊपर है, तब तक से हम उसकी बातों का कदर ही नहीं करते हैं। ये हकीकत बात है मेरे दोस्त। देखिए, जो बाल कृष्ण भट्ट इस पाठ का लेखक हैं, जिनका मतलब इस पाठ का लेखक का नाम बाल कृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में और मृत्यु कब हो गया था तो 20 जुलाई 1914 में। इनकी माता का नाम था पार्वती और बेनी प्रसाद इनके पिता का नाम था, जो एक व्यापारी थे, जो कि एक व्यापारी था। इनके जन्म प्रयागराज में हुआ था और ये संस्कृत में पढ़ाई किए हुए थे और आगे चलकर ये अध्यापक भी बने थे। लेकिन इनके व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए यह अध्यापक की नौकरी भी छोड़ दिए और आ गए अपने घर। और घर आने के बाद जो पिताजी इनके व्यापारी थे बेनी प्रसाद, उनके कारोबार संभालने लगे। इनके कारोबार था व्यापार करना, लेकिन घर में किसी वजह से गृह कलह हुआ। गृह कलह का मतलब घर में झगड़ा झंझट होने के कारण इन्हें घर भी त्यागना पड़ा और घर भी त्याग कर बाहर चले गए। लेकिन उस समय भारत तेंदु जो कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि थे, और उन्हीं से प्रेरणा लिए, भारत तेंदु से प्रेरणा लिए और 1877 में प्रदीप मासिक पत्रिका जो हिंदी में प्रतिपादन किए। लेकिन वो भी ये पत्रिका इन्होंने 30 वर्ष तक नहीं, 27 वर्ष तक घाटे के साथ साथ इसको जारी रखा। और ये भी देखिए मेरे दोस्त, ये प्रतिपादन किए थे प्रदीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका का रचना किया था, तो प्रदीप पत्रिका का। ये पत्रिका कैसी थी, साप्ताहिक थी कि वार्षिक थी कि मासिक थी, तो इसका आंसर बनाना मासिक। ये जो मेरे दोस्त पीपीटी है, इसमें एक एक शब्द एक का क्वेश्चन है। इसमें कई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस युग के कवि थे, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र युग के कवि थे। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर भी फोकस ज्यादा करना मेरे दोस्त। और देखिए, जो भारत तेंदु थे ना, ये 1850 से 1885 तक इन्होंने अपने साहित्य में योगदान दिया था। इनका जन्म हुआ था 1850 में और 85 यानी 25 वर्ष तक इन्होंने साहित्य में, मान के चलो 25 क्या 5-7 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा भी किए होंगे, बाल अवस्था भी होगा, तो एवं 5 से 6 वर्ष तक इन्होंने साहित्य में अपना योगदान देकर अपना विशाल कायम कर लिया। एक एक सी रचना की इन्होंने, और इन्हें जो भारत तेंदु है ना, इन्हें उपाधि में दिया गया है। भारत तेंदु है ना, इन्हें उपाधि में दिया गया था, जो कि प्रारंभिक इनका नाम था हरिचंद्र था। इन्हीं से प्रेरणा लेकर जो बाल कृष्ण भट्ट होते हैं एक साहित्यकार बन जाते हैं। ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र ना आधुनिक साहित्यकार का पिता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक साहित्यकार का पिता कहा जाता है। इनकी एक रचना है अंधेरी रगनी चौपट राजा, जानते ही हो, यह इन्हीं से संबंधित है और कुछ खास नहीं है। अब देखिए कि आखिर उनकी रचनाएं क्या थी। भाई बाल कृष्ण भट्ट जरूर विवादी व्यक्ति थोड़ा थे, गुस्से वाले होंगे, तभी तो इतना व्यवहार इनका यहाँ भी खराब हो गया और फिर घर में भी कलह होने लगा, तो ये भी थी बात। देखिए, ये संयोगिता स्वयंवर है ना जी, जो लाला श्रीनिवास की रचना है, उनकी भी आलोचना की है, खूब दबा की आलोचना की है। किसने, तो बाल कृष्ण भट्ट ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो संयुक्ता स्वयंवर है उसकी आलोचना किसने की, तो बाल कृष्ण भट्ट की थी। और इनके लेखक के नाम भी पूछ सकता है। देखिए, इनके महत्वपूर्ण कुछ उपन्यास है जो कि महत्वपूर्ण है। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा और पूछेगा इसी इनमें से कौन नहीं है, तो ये भी घबरा सकता है। इनका ये वाला जो है उपन्यास 100 आजान और 1 सुजान, ये सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी करता है कि 100 आजान 1 सुजान किनकी उपन्यास है, तो बाल कृष्ण भट्ट की। और हमारी घड़ी
गुप्तवेरी और सद्भाव की अभाव, ये इनकी उपन्यास है जो कि कुछ महत्वपूर्ण हैं। और इनकी नाटक भी है, और इनके नाटक भी है, जैसे पद्मावती, ये भी महत्वपूर्ण है। पद्मावती किसकी नाटक है? तो बालकृष्ण भट्ट के। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, मेरे दोस्त आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि आखिर शिशुपाल कौन था, ये कमेंट में जरूर लिखना। और सीता वनवास और भारतवर्ष और कली, ये सब इनकी क्या है? नाटक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। टोटल इन्होंने 1000 निबंध लिखी, जिनमें से 100 महत्वपूर्ण निबंध हैं। ये 1000 निबंध लिख दिए, समझ रहे हो ना? इसीलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि बन जाते हैं। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। इतना सब इनमें गुण है। तो बताओ इनके जो निबंध हैं क्यों ना महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये तो कुछ न तो कुछ महत्वपूर्ण चीज ही बताए होंगे। और चलिए हम देखते हैं इस पाठ सारांश में कि आखिर वह बातचीत के निबंध में क्या बातें बताते हैं और समझते हैं इस बात को। लेकिन उससे पहले हम यही जान जाते हैं कि जो बातचीत है वह एक निबंध है। तो आखिर निबंध का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट में समझते हैं कि निबंध का मतलब क्या है। जैसे निबंध का मतलब व्यक्तिगत बारे में नहीं लिखना होता है इसमें, जैसे हमारे समाज में क्या चल रहा है, वेदों में क्या है, वगैरह वगैरह से संबंधित, यानी सामूहिक तौर पर क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, उन सब के बारे में विवेचन करना यानी लिखना ही एक निबंध होता है। तो इन्होंने हमारे समाज में जो बातचीत के ढंग है उन पर इन्होंने विवेचन किया है और एक निबंध लिखा है। तो चलिए देखते हैं निबंध यानी बातचीत निबंध के बारे में। वह इस बातचीत निबंध से यही बताना चाहते हैं कि जो हमारी समाज है उसके अंदर कैसी बातें होती है और इन बातों में क्या क्या छुपी रहती है, और जो 2 लोगों में कैसी बातें होती है, 3 लोगों में बातें कैसी होती है, 4 लोगों में बातें कैसी होती है, यही सब बातों पर चर्चा की है। और अच्छी बात का तरीका क्या होता है और कौन सी बातें सबसे अच्छी होती है, इन सब मुद्दों पर इन्होंने ये बातचीत निबंध बनाई है। देखिए जो इन्होंने पहला बात बताई है वाक शक्ति। वाक शक्ति यानी कि वाक शक्ति एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। सच में यार, जब वाक शक्ति ही नहीं रहेगा एक इंसान के अंदर तो वह किसी भी चीज़ को कैसे बोल पाएगा या अपनी भावनाओं को कैसे किसी के पास समझा पाएगा। एक वाकी शक्ति ऐसी चीज़ है जो हमें जानवरों से भिन्न बनाती है, जो हम अपने सुख दुख को दूसरे के साथ आसानी से शेयर कर देते हैं। वरना जानवरों जैसे हम भी लूंज पूंज की तरह समेटे होते हैं इस दुनिया में। सोचो अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम इस दुनिया में एक लूंज पुंज की तरह होते। क्या अपने दुखों को किसी के पास नहीं शेयर कर पाते, ना समझा पाते, ना अपने भावनाओं को कुछ शेयर कर पाते। लेकिन यह सब किसकी देन है? तो वाक शक्ति का देन है। और यही वाक शक्ति हमें जानवरों से क्या बनाती है? भिन्न। ये कि यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि वाक शक्ति किसकी देन है? तो ईश्वर की देन है। यह ईश्वर के द्वारा हम इंसानों को दिया गया एक वरदान है। देखिए वाक शक्ति 2 भागों में हो सकती है, 2 भागों में होती है। एक होती है स्पीच और एक होती है आम बातचीत। क्या होता है? बातचीत। एक होता है बातचीत और एक होता है स्पीच। कवि ने बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को स्पीच से अच्छा बताया है और इसमें नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। बातचीत को कवि बताते हैं यह एक भोजन की समान है। जैसे कि भोजन करने से हमारा पेट भर जाता है और मन हल्का हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाते हैं, उसी प्रकार बातचीत करने से भी हमारे जो मन के अंदर मैला होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और हमारा मन हल्का हो जाता है। यानी बातचीत मन हल्का करने का एक हमारे लिए आवश्यक साधन भी है। जैसे कि खाना हमारे लिए ज़रूरी है, दौड़ना ज़रूरी है, घूमना ज़रूरी है, उस तरह बात करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मन हल्का करने के लिए। सिंपल भाषा में यहाँ पर क्वेश्चन पूछता भी है कि जो बातचीत चैप्टर है कवि ने उसे किस चीज़ से तुलना की हुई है? तो भोजन से तुलना की हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है कि किससे तुलना की है? तो भोजन से। बात समझ में आ गया ना? यहाँ पर वाक शक्ति से पूछता है क्वेश्चन कि वाक शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, या वाक शक्ति के बारे में समझाएं, या वाक शक्ति क्या है। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है, इस पर भी बातें ध्यान देना है और यही सब बातें लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो रॉबिन्सन क्रूसो था, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो कि जंगल में
रहता था, उसका जन्म ही जंगल में हुआ था, वह कभी भी किसी भी व्यक्ति से बातें नहीं की थी। यानी जो इंसान होते हैं वो बातें करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुना था, और ये पक्षी जानवरों की आवाज़ बोलता था। लेकिन एक दिन इसे एक लड़का फ्राइडे फ्राइडे लड़का से भेंट हुआ था 16 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। यानी वो 16 वर्ष तक किसी भी इंसान की आवाज़ ही नहीं सुना था। लेकिन जब फ्राइडे से इसकी मुलाकात हुआ और बातें जब इसके मुंह से सुना तो उसे लगा कि हम एक नई दुनिया में आ गए और हमारा जन्म फिर से हुआ है। तो ये फ्राइडे के मुंह से सुना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और देखिए वेन जॉनसन क्या बताते हैं बातचीत के बारे में। वेन जॉनसन बताते हैं कि बोलने से ही आदमी का यानी इंसान का साक्षात्कार होता है, यानी उसके मन के भेद खुल जाते हैं। बातचीत करने से जो उनके गुण होते हैं, इंसान के अंदर जो गुण होते हैं वही प्रकट होते हैं। ये भी बात सही है। देखियो आप देखे होंगे कि कोई कोई व्यक्ति खूब अच्छा होगा, खूब सुंदर दिखता होगा, लेकिन जब वो बातें करता है तो बिल्कुल खराब लगता है। ऐसा होता है। ऐसा आप ये भी देखे होंगे कि बात ही ऐसा चीज़ है जो किसी को महान बना देती है और किसी को नीचे गिरा देती है। जैसे कि आप देखे होंगे कोयल और कौवा में दोनों के कलर एक ही जैसा है, लेकिन आवाज़ के कारण कोयल कोयल है, कौवा कौवा है। जो समाज में उपलब्धियाँ मिली है कोयल की, वो कभी कौवा को नहीं मिली है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो एडिसन बताते हैं, एडिसन के द्वारा बताया गया है कि असल बातचीत दो लोगों में होती है। बिल्कुल बात सही बताया गया है कि जो असल बात होती है वो सिर्फ दो लोगों में ही संभव है। जब भी तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बात नहीं रह जाती है, वो बात कट जाती है। तो एडिसन बताते हैं कि असल बात सिर्फ दो लोगों में ही हो पाती है। ये भी बात सही है यार। अब देखो हमेशा आपने गेस किया होगा कि जब दो लोग, कोई भी लोग, या लड़का लड़की या महिला महिला या पुरुष पुरुष, जब भी कोई भी दो व्यक्ति अगर पास में बैठते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक बातें होने लगती है। कैसे होने लगती है? देखो जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी को आप एक साथ रख दो तो उनके बीच में जो तापमान होता है वो शेयरिंग होने लगता है, यानी गर्म दूध पानी के कारण ठंडा होने लगता है, यानी वहाँ पर तापमान इधर से उधर आने जाने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब हम दो व्यक्ति एक जगह पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी हमें बातें चालू हो जाती है। यही बातें ये इस उदाहरण के तरह कवि ने समझाया है। अब चलिए देखते हैं कि 3 आदमी में बातें कैसी होती है, 4 आदमियों में बातें कैसी होती है, और ये सब बातों को ही इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो देखो 3 आदमी की बातें एक अंगूठी के नख के जैसी होती है। अंगूठी के नख मतलब कि जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है दो आदमियों के बीच में तो गुप चुप के बातें होने लगती है। तू चुप तू चुप, तू बोले तू बोल, ऐसे होने लगता है। और यह त्रिकोण बन जाता है, जो कि रेखाएं कभी इधर आती है कभी इधर आती है, कभी इससे बातें करता है कभी इससे बातें करता है कभी इससे बातें करता है। यहाँ पर गुप चुप के बातें होने लगती है, वो बातें नहीं रह जाती है। और 4 लोगों की बातें तो ये राम रमोल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राम रमोल कितने लोगों के बीच में बातें चीतें होती है? तो 4 लोगों के। अंगूठी के नख के जैसी बातें कितने लोगों में होती है? तो 3 आदमियों में। यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछता है। ये देखिए 4 लोगों की राम रमौला कोई बात नहीं रह जाती है, यह मजाक बन जाती है। क्या बन जाती है? मजाक। और ये इसमें कोई संलाप ही नहीं रहता है, यानी उसमें कोई भाव ही नहीं रहता है। वहाँ पर जब 4 व्यक्ति बात करते हैं तो बात नहीं होता है, किसी न किसी के मजाक ही करेगा या कुछ अलग चीज़ करेगा, यहाँ पर वहाँ पर अपना कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, यही सब करता है। अब देखिए, अब देखते हैं कि कुछ बातें कैसी होती है। जैसे कि 2 सहेलियों के बीच की बातें जब सुनोगे तुम तो जनाएगा कि ऐसा लगेगा कि तुम्हें जो प्रेम का रस है वो उभर आया है, वहाँ पर एक रस की समुद्र उभर आया है, अच्छी अच्छी बातें लगेगा। और 2 बूढ़ी के बात तो सुनोगे तो हमेशा बहू बेटी की बुराई ही बड़ाई करती रहेगी। 2 बूढ़ों के बात सुनना कभी, ये जमाने को हमेशा कोसते हैं, यार ऐसा बाल कटवा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ड्रेस वैसे ड्रेस, ऐसे कोसते रहते हैं, जमाने की बुराइयाँ करते रहते हैं। ये हमेशा 10 बातें में से 6 बातें झूठ और 4 बातें सच बोलते हैं। ये हकीकत है कि हमने सन 47 में ये किया, हमारे ज़माना में वो था ये था। उसमें 10 बातें बोलेंगे तो उसमें से 6 झूठ और 4 ही सच होगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये कवि खुद कहे हैं कि जो बूढ़ों की बात होती है उनमें वो ज़माने को कोसते हैं और 10 में से 6 झूठ 4 सच ही बोलते हैं। और घंटों भर इनकी बातें चलती है। अगर बूढ़ों बूढ़ों में बातें हो तो वो घंटों भर बातें चलती है। 2 लड़कों के बीच में बातें कैसी होती है? अगर पढ़ा लिखा लड़का है तो अपने आगे कुछ नहीं समझेगा, अपने सहपाठी के बुराई वगैरह करता रहेगा और अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता है। और जो निपढ़ स्टूडेंट है, जो निपढ़
लड़के हैं तो वो पूरे क्लास को ही अपना गुरु मानते हैं, पूरे क्लास के लड़के को ही अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं और सुस्त की तरह रहते हैं। और देखते हैं कि बातचीत के अनेक प्रकार होते हैं। बातचीत के अनेक प्रकार, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बातचीत के प्रकार लिखे। भाई बातचीत के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे राजकोष की बातें। राजकोष मतलब अब तो राजनीति की बातें होती है कि ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुख्यमंत्री वो होना चाहिए, ऐसे सब बातें चलती है। और व्यापार की बातें चलती है, प्रेम लाभ की यानी लव स्टोरी का बात चलता है। और शिक्षित लोगों में बातचीत नहीं होती, वहाँ पर बतकही होती है। अशिक्षित लोगों में बतकहिया होती है कि फलाना के बेटी इनके साथ चली गई, ऐसे वैसे उनका शादी करा दो, अगुवाई वगैरह सभी सब बातें चलती रहती है। तो बातचीत अनेक प्रकार के हो। चलिए अब एक बार और रिवीजन में जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है उस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वाक शक्ति किसकी देन है, तो ईश्वर की वरदान की देन है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि रॉबिन्स क्रूसो कितने वर्ष बाद इंसान की आवाज़ सुना था, तो 16 वर्ष बाद। वेन जॉनसन क्या बताते हैं, तो वेन जॉनसन बताते हैं कि बोलने से ही इंसान की साक्षात्कार होती है, यानी गुण की प्रकट होता है। एडिसन क्या बताते हैं कि असल बातचीत दो लोगों में होता है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, तो दो लोगों के बीच में होता है। यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार क्वेश्चन में रिपीट करता है। देखिए तीन आदमियों की बात कैसी होती है, अंगूठी के नख के समान होती है। ये त्रिकोण बन जाते हैं, इसमें बातें बातें नहीं रह जाती है। चार लोगों की राम रमौला की बातें होती है, जिसमें पूरी तरह से वो बातें निरस्त होती है। और दो सहेलियों के बीच में ये समुद्र का रस उभर आता है। और दो बूढ़ियों में बहू बेटियों की बुराइयां चलती रहती है। दो बूढ़ों में जमाने को कोसते हैं और 10 में से 6 झूठ और 4 सच बोलते हैं। ये घंटे भर बातें करते हैं। और दो लड़कों की बातें ही तो ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देगा लिखने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देगा। बातचीत के अनेक प्रकार होते हैं, इन्होंने कवि ने ये सब बताया है। और आगे देखते हैं कि सबसे अच्छी बातें कौन सी होती है और सबसे अच्छे बात हम किनके साथ कर सकते हैं और अच्छी बात करने की क्या तरीका है। अभी ये सब समझते हैं थोड़ा सा। सबसे अच्छा बातचीत के तरीका है कि विनम्र होना चाहिए, धैर्य होने चाहिए और सरल भाषा होना चाहिए और बोलने की मौका देना चाहिए। जिससे हम बातें करते हैं ना, उससे एक विनम्रता के साथ बातें करना चाहिए और धैर्य के साथ ही बातें करना चाहिए। और सरल भाषा, जो हम बातें करते हैं ना, उस सरल भाषा होना चाहिए एकदम। ये नहीं कि उसमें अहंकार होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए अहंकार जो है ना, ये बातचीत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बोलने की मौका बिल्कुल देना चाहिए, ऐसा ना कि खाली तुम ही बोलते रहो और सुनो ही नहीं, तो ये अच्छी बातचीत नहीं हो सकती है। और सबसे बातचीत करने की सबसे अच्छा तरीका है तो यूरोप के लोगों में है। क्यों यूरोप के लोगों में है? यूरोप में देखो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं और वो पढ़े लिखे लोगों में बात करने की तरीका बहुत ही निराला होता है। यहाँ कवि बताते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बात करने की सबसे अच्छा तरीका है, जिसे हिंदी में सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। सुहृदय गोष्ठी के मतलब क्या होता है कि जो हृदय को सुख देता हो। यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ का है, कहाँ का बातचीत है, तो यूरोप का है। ये सबसे अच्छी बातचीत होती है यहाँ पर। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को क्या कहा जाता है? सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है, यानी हृदय को सुख मिलता है। कभी बताते हैं कि जो यूरोप में लोग बातें करते हैं उनकी बातें सुनकर हमें दिल को सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। वो कभी न किसी को बड़ाई नहीं करते हैं और न खुद की बड़ाइयाँ करते हैं, न किसी की बुराइयाँ करते हैं। ये बिल्कुल निर्मल होकर बातें करते हैं, विनम्रता के साथ बातें करते हैं। और सबसे बड़ा तो ये अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इसको देख ही सकते हो अपने जीवन में। देखो बातचीत करने के अनेक फायदे हैं और नुकसान भी है। पहला तो ये समय को घाटा ही बर्बादी करते हैं। किसी किसी को लत ही लग जाता है बात करने को, वो खूब मनोरंजन करना चाहता है बातें कर कर, इधर का उधर बात, ऐसे वैसे कुछ भी बातें करता रहता है। तो ये समय का बर्बादी भी करता है। और फ़ायदा ये है कि बातचीत से तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। बड़े से बड़े योद्धाओं को अपने बस में किया जा सकता है बात के सहारा से, अच्छा बात करने की तरीका से। सबसे अच्छा बात तो अपने मन की बात है। देखो कवि बताते हैं कि जो हमारा मन है ना, ये एक आईना है। तुम इस आईना में जैसा दुनिया देखना चाहते हो वैसा देख सकते हो। अच्छा सोचोगे अच्छा दुनिया दिखेगी, अच्छा बुरा सोचोगे तो बुरा दुनिया दिखेगी। और तुम इस अपने मन की और तुम अब इस मन से अपने खुद अकेला रहकर बातें कर सकते हो। अपने मन से बातें करना सबसे अच्छी बातें करना होता है। तुम अकेला रहो और खुद से बातें करो, ये सबसे अच्छी बातचीत है। तुम इसमें अपने आप को सांत्वना दे सकते हो
और ये जो दूसरे से बातें करते हो और टेंशन बढ़ा लेते हो, उससे बच सकते हो। खुद से बातें करना ये मनोवृत्ति होता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कवि बताते हैं ये एक आईना है, तुम खुद इसमें देखो और बातें करो। देखो हम शॉर्टकट में इस चैप्टर को समझे हैं, और आशा करते हैं कि इतना सब समझने के बाद आप कुछ हद तक लिख सकते हैं। देखो यार, छोटी सी वीडियो में हम कितना समझा सकते हैं, उतना डिटेल में भी नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, उतना हम कवर कर लिया है, जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है। हम काहे लिए पढ़ते हैं भाई? 1 महीना यानी 30 दिन का टाइम है, क्या कर सकते हैं हम रिवीजन के तौर पर? जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने वही कवर किया है, न कि पूरी डिटेल में इसे पढ़ा है। फिर भी कुछ हद तक लिखने भर पढ़ ही लिया है। इसमें अमूमन हिंदी है तो ज़्यादातर बनाकर ही लिखा जाता है, कितना रटोगे, सब सक्सेस ही नहीं हो पाओगे।